दोनों अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि हम लोग घोषणा पत्र का विमोचन पूर्व में कर दें। जिसमें हमारी सोनिया जी, हमारे कृषि वेणुगोपाल जी और सभी वरिष्ठों के सामने किया गया। और जैसा कि आप सबको पता है कि राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की अपनी पद यात्रा की। उसके बाद उन्होंने मणिपुर से लेके बॉम्बे तक की न्याय यात्रा की। इन दौरों के दौरान उन्हें जो अनुभव हुआ उसी को हमने न्याय पत्र के रूप में आपके सामने रखा है। और जैसा कि हमारे दिल्ली से या हमारे AICC से जो विचार व्यक्त किया गया वो ये है कि ये न्याय हमारा संघर्ष है, हमारी तपस्या है और हमारा हक है। और इसलिए ये सिर्फ हमारा सिर्फ वादा नहीं है, हमारा संकल्प है। हम सब लोग इस संकल्प के माध्यम से बने हुए हैं और आप सबको जो लोकसभा चुनाव में जिस घोषणा के साथ, जिस घोषणा पत्र के साथ या जिस न्याय पत्र के साथ या जिस संकल्प पत्र के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने 2024 के लोकसभा के चुनाव में आम जनता के सामने एक स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ेगी, चुनाव मैदान में रहेगी, वो सिर्फ इसमें वही उल्लेख है। और इसके अलावा भी हमारे 2019 के घोषणा पत्र में जो हमने कहा, जो कि हम पूरा नहीं कर सके क्योंकि हमारी सरकार नहीं बन सकी, तो वो संकल्प भी इसमें शामिल है। ऐसा हमारे घोषणा पत्र में हम लोगों ने साफ साफ कहा है कि 2019 के घोषणा पत्र के संकल्प यथावत माने जाएंगे, यथावत हम उसके ऊपर अपनी प्रतिबद्धता जारी करते हैं। और आज का एक नया घोषणा पत्र उसी के संदर्भ में शामिल किया गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि न्याय यात्रा के दौरान आदरणीय राहुल जी ने हमारी युवा साथियों के लिए जो 5 बिंदु दिए हैं, हमारी महिलाओं के लिए 5 बिंदु दिए हैं, हमारे श्रमिक साथियों के लिए 5 बिंदु दिए हैं, हमारे किसानों के लिए 5 बिंदु दिए हैं और हिस्सेदारी न्याय के नाम से जो 66 बिंदु पहले बताए थे, लगभग सभी वो बिंदु शामिल है। और उन बिंदुओं को विस्तार रूप में कैसे किन स्थितियों में हम लोग पूरा करेंगे, इस बारे में इस घोषणा पत्र में पूरा विवरण दिया गया है। मुझे पता है कि आप सब लोग व्यस्त रहे होंगे। आने वाले समय में जब आप अपने लिखेंगे तो ये न्याय पत्र आपको बेहतर शायद आप समझ भी लिए होंगे या समझ भी आएगा। और मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहना चाहता, आप सब लोग गर्मी में बैठे हुए हैं, फिर भी आप इस घोषणा पत्र के या कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में कुछ सवाल करना चाहते हैं तो मैं आपके सामने अभी जो चुनाव चल रहे हैं, अब इससे मैं यहाँ कहूँ कि बाहर कहूँ ये सब पता ना हो। जी जी, कांग्रेस की स्थिति पिछले चुनाव से बहुत अच्छी है। हमारे इस बार बड़े दिग्गज लोग चुनाव मैदान में आए हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी राजनांदगांव से लड़ रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी महासमुंद से लड़ रहे हैं और बस्तर से जो हमारे एकदम आदिवासी हैं क्षेत्र भाई लखमा जी वो लड़ रहे हैं। 2 नए लोगों को बिल्कुल युवक कांग्रेस से संबंधित लोगों को हमने, एक तो शशि सिंह को सरगुजा से दिया है, एक को बिलासपुर से दिया है,
इसके साथ ही साथ जो हारे हुए हमारे साथी थे कांग्रेस से, उनको मिला। मेरी धर्मपत्नी को आप लोगों ने जो प्यार दिया था, उसी प्यार के भरोसे फिर से वो यहाँ कोरबा से उपस्थित है। इन जगहों पर अच्छी परिस्थितियां हैं। मैं नहीं ये कहना चाहता कि हम लोग सभी जीत रहे हैं, मगर ये जरूर कहूंगा कि पिछले चुनाव से बेहतर रिजल्ट इस बार आएंगे। कोरबा में जो सांसद महोदय है, उन्होंने जो पूरा 5 साल तक भ्रमण किया है, जानकारी हमारी है जी। आज की स्थिति में 26-27 उन्होंने जीत हासिल की है। आज की स्थिति में कैसा लग रहा है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि हम उसमें भी कुछ बढ़त लेंगे और वो पुराना जो हमारा रिकॉर्ड है 29,000 का, 27,000 का, उसको भी आप लोगों की बातें हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसा जी, गोरवाना गणतंत्र पार्टी खड़ी हुई है और इस बार तानाखार से प्रत्याशी नहीं है। इस बार श्याम मरगाम जो कि भरतपुर सोनर के हैं, वो खड़े हुए हैं। और देखिए, सबको अपने अपने पार्टी के लिए वोट मांगने का भी हक है, अपनी बातें रखने का है। मैं आज की तारीख में किसी को कमजोर, किसी को बेहतर नहीं कर पाऊंगा, मगर कोशिश करेंगे कि उनकी सरकार तो न वहां बन रही है, न उनकी पार्टी जीत पाएंगे। उन परिस्थितियों में हमारे से लोग ज्यादा से ज्यादा हमारा जो संकल्प पत्र है, आदिवासियों के प्रति हमारा जो वादा है, उसको देखते हुए हमारे साथ आए, यही हमारी प्रार्थना होगी। सेक्टर कमेटी की जो सिफारिश है उसको हम लागू करेंगे, बोल रहे हैं आज आप लोग घोषणा पत्र देंगे। जब आपकी सरकार की उस समय शायद ये काम की सौंप चुकी थी क्या? ये इसकी जानकारी नहीं है, मुझे क्षमा करेंगे। नहीं, इस पूरा घोषणा पत्र को मैंने देखा है, अध्ययन किया है। ये क्षेत्र विशेष के प्रति नहीं है, पूरे भारत देश के प्रति है, भारत देश की जनता के प्रति है। और मुख्य रूप से इसमें यही बात कही गई है कि देश में स्वस्थ लोकतंत्र और संविधान को जो खतरा हो रहा है, उसे बचाने के लिए देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है उनको उनके कर्तव्यों को याद दिलाते हुए इस घोषणा पत्र न्याय पत्र में यही प्रार्थना की गई है कि अब ये चुनाव है, ये जो लोकतंत्र के चुनाव है, उसमें से सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। ये संविधान जो हमारी जीवन रेखा है, या जिसके सहारे हम जीते हैं, या जो हमारे जीवन में हमें हर रास्ते पर एक मजबूती प्रदान करता है, उस पर खतरा मंडरा आ रहा है। इसलिए इसको एक खास चुनाव मानकर हमारे देशवासी, हमारे सब लोग इस बात का ध्यान रखें कि संविधान के नियम के अनुसार एक तो प्रत्येक व्यक्ति वोट डालने भी जाए, और दूसरा इस बात का ध्यान रखे कि लोकतंत्र और इस संविधान को के माध्यम से और जो बोर्ड में प्रवेश किया जाए भाजपा में, आपने आरोप भी लगाया था रायपुर में। सीधे तौर पर तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी रहे जो भूपेश बघेल जी, उनके खिलाफ तो FIR दर्ज हो गया है। और जो सुनते हैं निकट भविष्य में जिनके खिलाफ हमारे ईडी ने कुछ जारी किया है, ईडी ने नोटिस जारी किया है, जैसे कि देवेंद्र है, जैसे कि हमारे अमरजीत जी थे। कुछ लोगों को तो हमने बचाने की कोशिश की कि उनको टिकट न दें, क्योंकि आगे चल के संकट हो सकता है। मगर अब मैं यहाँ कहना उचित समझता तो नहीं हूँ, मगर कह देता हूँ कि आप जो देख रहे हैं कि हर जगह हमारे 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर के लोग रोज हमको फोन करके बोल रहे हैं, भैया ये आए थे, हमारे यहाँ बैठे थे, कांग्रेस में आ जाओ कह रहे थे, कांग्रेस छोड़ दो कह रहे थे, भाजपा में आ जाओ कह रहे हैं। और इस तरह से फोन हमारे पास आते रहता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कोरबा जिले नहीं, पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाजपा में शामिल किया जाए। और जो
उनको जैसा भी करना है, दिखावा करना है कि डराना है, जो करना है, वो वाला माहौल पूरा समझ में आ रहा है। ऐसा कौन आता है तो आपको चुनाव आयोग में शिकायत क्यों नहीं करते? इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोई आपके यहाँ चाय पीने आया है कि तो लिखित लिखित में हो नहीं सकता। डरे हुए लोग हैं, समझते हैं जी। अच्छा, अब लोग समझते हैं कि माहौल अभी कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए शासन का डर है। और शासन में जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी कभी कभी, गृह मंत्री जी जिस तरह से कभी कभी धमकी भरे लफ्जों का शब्द उपयोग कर रहे हैं, उससे हमारा सामान्य जनजीवन के लोग प्रभावित हैं। और हमारे कई साथियों को हमने रोकने का भी प्रयास किया, जो जिला स्तर के हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। कई लोगों से बातें भी हुई, कई लोगों को कहा भैया कि तुम देखो तुम्हारा क्या हिस्सा है, तुम कितना उसमें दबाव में हो। हमने ज़्यादा उनको रोकने की कोशिश नहीं की है, बल्कि उनकी इच्छा पर छोड़ा है। डॉक्टर साहब, भूपेश बघेल साहब जो चुनाव में ईवीएम को लेकर अपनी बात रख रहे हैं, बोल रहे हैं कि मतपत्र से वोटिंग होना चाहिए, क्या इसका समर्थन नहीं है? देखिए, उनने ये उनकी धारा 303 में उनकी चर्चा हुई होगी, उस समय उन्होंने पढ़ा था कि अगर इतने ज़्यादा उम्मीदवार बनेंगे तो मतपत्र पे चुनाव करना पड़ेगा, मगर इसकी पुष्टि निर्वाचन आयोग से नहीं हुई है कि कितने लोग अगर खड़े होंगे तो मतपत्र पे चुनाव होगा। आदरणीय भैया जी, ईवीएम के रहते स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना करना कितना सहज और सार्थक होगा? देखिए, ये बात तो हम भी नहीं करते, और देश विदेश सभी जगह से ये मांग उठ रही है कि ईवीएम के माध्यम से बजाय सीधे सीधे मतपत्र से होनी चाहिए। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली स्तर पर प्रदर्शन भी किया, निवेदन भी किया, मगर हमारी बात नहीं सुनी गई। और ये आपकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है कि हम उस डर के साथ साथ ही इस चुनाव में उतरे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ईवीएम का डर समाप्त हो पाएगा आखिरी तक। कर्नाटक और तेलंगाना में आप जीते तो उसको कैसे मानेंगे फिर आप? जब वो जीत गया है वहाँ पर, वो यही ईवीएम से आप आए। अब इसमें ईवीएम में तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं भैया। नहीं, वहाँ पे तो जीत गया है ना। हाँ, कई तरह उठते रहते हैं। कई जगह कहते हैं कि छोटे राज्य थे यहाँ इसलिए ईवीएम नहीं लगाए, जन सामान्य के विचार पर छोड़ दिया गया। यहाँ ज़्यादा जनसंख्या थी, यहाँ ज़्यादा लोग थे, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सांसद आ सकते हैं, ऐसे जगहों पर इसको लगाया गया है। बातें जो आप लोगों के माध्यम से पढ़ने को मिलती है कि जहाँ ज़्यादा मत से जीतते हैं वहाँ 20,000 में फिक्स होता है, तो ज़्यादा मत से जीतने वाला जीत जाता है, 20,000 से कम पड़ने वाला हार जाता है। कई तरह की बातें ईवीएम के संदर्भ में हैं, जो कई लोग दावा करते हैं, कुछ लोग दावा नहीं करते, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हम सब लोगों के अभी अध्ययन की ही बात है, इस पर हम लोग बात करें। जी जी, निश्चित रूप से, क्योंकि हमने अभी पूरा संघर्ष किया है, 5 साल 10 साल कर ही रहे हैं। हमारी सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी, तो ईवीएम पर चुनाव नहीं होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी तक आम आदमी पार्टी कहती थी कि हमारे पास फोन आ गया, धमकाया जा रहा है, भाजपा में सब लोग। अभी आप भी बोल रहे हैं, जबकि कल संजय निरुपम जी ने ये बयान दिया कि सीनियरों की कुछ प्रतिनिधि कांग्रेस 5 बागी में चल रहा है। सोनिया, प्रियंका, राहुल, वेणुगोपाल राव और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया जी। तो ये हमारे मुखिया है, तो इनके लाभी पे तो चलना ही पड़ेगा भैया। इनको हमने मुखिया बनाया है, खड़गे जी को मुखिया बनाया है, सोनिया जी हमारे पुराने अध्यक्ष हैं, राहुल जी हमारे पुराने अध्यक्ष हैं, हमारी प्रियंका जी हमारे प्रमुख महामंत्री हैं, और के.सी. वेणुगोपाल जी प्रशासन के महामंत्री हैं। तो कोई भी निर्णय होगा इन 5 व्यक्तियों के बीच से गुजर के ही होगा, अलग से कोई कैसे गुजरेगा। आदरणीय, एक सवाल है मेरा। हसदेव अभयारण्य का जो स्थिति है वर्तमान में देख रहे हैं, हजारों पुराने पेड़ को काटा जा रहा है, और राहुल गांधी जी भी आए थे मदनपुर में और वहाँ पे आंदोलन भी किए थे, बैठे थे, मतलब वो लोगों से मिले थे। अगर मान लो आपकी सरकार आती है तो क्या उसको रोका जाएगा कि उसको जो है काटने की निर्देश दिया जाएगा? देखिए, आपको थोड़ा ध्यान में होगा कि हम लोगों की जब सरकार थी तो
इससे हमने नो गो एरिया बना दिया था, मतलब नो गो एरिया में शामिल था, बनाया नहीं था, वो तो नेचुरल फॉरेस्ट है। और ईमानदारी की बात यह है कि ये जो हसदेव अरण्य एरिया है वो देश के ऐसे 2% जंगलों में शामिल है जिसको घनघोर या बहुत ही सघन जंगल कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि पहले जहाँ घनघोर जंगल ना हो उसकी खुदाई हो जाए, वहाँ की खदानें ले दी जाए और इन्हें नो गो एरिया साबित कर दिया था। सरकार हमारे जाने के बाद इस नो गो एरिया में भी केंद्र सरकार ने अपने जो कुछ साथियों को अलॉट किया, कुछ साथियों को नहीं किया। खदानें को नो गो एरिया में शामिल किया, लगभग अधिकतर खदानें उस नो गो एरिया के अंदर आती हैं, उनको टेंडर पर किसी को अलॉट कर दिया गया। भैया एक सवाल और था, कोरबा में ट्रेन की व्यवस्था को तो आप देखे होंगे, शायद आप लोग तो हेलीकॉप्टर में चढ़ने वाले लोग हैं, हम लोग उसी में आना जाना करते हैं। 9 बजे वाली ट्रेन जो है 12 बजे 1 बजे आती है। इस मुद्दे को लेकर सांसद मोदी अभी कभी सवाल नहीं उठाती है? नहीं, हम तो देखे हैं ना कि कहाँ एक भी तो लोकसभा में नहीं सुने हैं हम लोग। आप नहीं सुने वो अलग बात है, मगर सांसद महोदया ने अपने भाषणों में, अपने पत्रों में स्वयं मिल करके जितने ज़्यादा ट्रेन के संबंध में बात की है, मैं नहीं समझता कि कोई और दूसरा सांसद यहाँ तक किया होगा। आप छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में आप जाने जाते हैं कांग्रेस के हिसाब से, तो ऐसी स्थिति में एक बात थोड़ा सा हमको भी लगता है कि आखिर कांग्रेस के बहुत सारे नेता छोड़ के जा क्यों रहे, क्या कारण क्या ऐसे कांग्रेस में न रह के बाहर जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे कौन सी सत्ता मिल रही, कौन सा पद मिलने वाला है, ये समझ में नहीं आई बात। ये आपने सही कहा कि हम लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर जो जा रहे हैं वो किस स्वार्थ के कारण जा रहे हैं, लालच के कारण जा रहे हैं कि डर के कारण जा रहे हैं। हम उन सभी साथियों के बारे में परख रहे हैं। कुछ लोग अधिकतर जो कि औद्योगिक संस्थानों से हैं या जिसका व्यावसायिक व्यापारिक संबंध है, वो लोग अपने व्यापार व्यवसाय को बचाने के लिए जा रहे हैं, ऐसा स्पष्ट हो रहा है। डॉक्टर साहब, जब आपकी सरकार केंद्र में आएगी जी, तो आपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम लोग जाति जनगणना कराएंगे। जी, सवाल यह है कि जाति जनगणना को लेकर के विधानसभा के चुनाव में आप लोग गए थे जी, उसमें आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा, जनता इसको स्वीकारी नहीं। अब आप केंद्र में इसको लागू करके या इसको घोषणा में ला करके कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हैं? देखिए सर, विधानसभा में हमने जाति जो जनगणना की बात की थी, वो एक जिसको क्वांटिफाइबल डाटा के नाम से जाना जाता रहा उस जमाने में, आज भी वो कराया तो गया था, मगर वो विशेष करके उन लोगों के लिए था जिनको नए हमें मकान देना था, गरीबों को। ये जो हम जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, वो पूरे देश में जहाँ तक एसटी है, जहाँ तक एससी है, उनके बारे में जाति जनगणना हो रही है। बाकी के लोगों को हम उसमें चाहे पिछड़े वर्ग के साथी हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे बड़े लोग हों, और बड़े लोगों में कितने ऐसे गरीब लोग हों जिनको किसी प्रकार की सुविधा की आवश्यकता है, क्योंकि जाति जनगणना में हम अपने आप को ही शामिल नहीं कर रहे हैं, हम बड़े लोगों में भी जो भी जातियां कमज़ोर हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे आती हैं, उसको भी शामिल करना चाहते हैं। और इस हमने न्याय पत्र में दिया है कि जो 10% का आरक्षण हमने रखा है, उनके लिए उस 10% का आरक्षण भी रखेंगे। किसी भी समुदाय या किसी भी देश या किसी भी प्रदेश में यदि कोई नियम या कानून बनाना हो या कोई कुछ देना हो, कुछ उनको सामाजिक सुविधाएं देना हो, तो यदि हमारे पास उन क्षेत्र के रहने वाले लोगों के जाति के बारे में जानकारी होगी तो हम विशेष रूप से अच्छे ढंग से दे पाएंगे, ये हमारा सोचना है। आप विधानसभा बोलते थे कि जात पे ना पात पे, आप विधानसभा से तो आप फिर वही जाति जनगणना की कांग्रेस सब कुछ चाहते कि जात पात का भेद हटाओ। नहीं, जात पात का भेद हटाना अलग बात है और जाति जनगणना मेरे ख्याल से अलग बात है, उसको आप भी विचार कर लीजिएगा। हम तो ये चाहते हैं कि अभी हमारे बीच में कितने ब्राह्मण समुदाय के लोग बैठे हैं, कितने ओबीसी बैठे हैं, कितने एससी के बैठे हैं, कितने एससी के बैठे हैं, ये यहाँ की जानकारी है।
न जात पर न पात पर मुहर लगी हुई हाथ पर। आज भी हमारी चुनाव का जो नारा था वो आज भी हमारे पास है। हम इससे अलग नहीं हुए। आप विधानसभा अध्यक्ष थे, आपकी कैसा लगा? विधानसभा अध्यक्ष 5 साल तक आपने निर्वहन किया है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा साहब। मेरे जीवन का बहुत बड़ा एक प्रतिपक्ष के लोग कैसे थे जी? प्रतिपक्ष के लोग कैसे थे? प्रतिपक्ष के लोग बहुत ही खूंखार थे। हालांकि 14-15 लोग थे, मगर वो हमारे अधिकतर समय वो ले जाते थे, जिसके कारण मुझे पक्ष के साथियों से उलाहना छोड़नी पड़ती थी कि आप विपक्ष के लोगों को ज़्यादा समय दे रहे हैं, हम लोगों को कम समय दे रहे हैं। मगर मेरा मानना ये था कि जो प्रतिपक्ष के लोग हैं वो भी अपनी बात को पूरी तरह रख सकें, भले संख्या में कम हो। हमने प्रतिपक्ष को भी पूरा स्थान दिया, पूरा सुना, और हम यही चाहते हैं, ये कांग्रेस की धारणा है कि पक्ष प्रतिपक्ष जब तक नहीं रहेगा, जब तक एक आपके सामने बराबरी का तो नहीं, कम भी हो तो भी बराबर का आपसे लड़ने वाला, मांगने वाला, सुझाव देने वाला साथी नहीं रहेगा, तो सच्चा लोकतंत्र नहीं होगा। ये हमारा मानना था। एक सवाल है मेरा जी भैया। कांग्रेस में गुटबाजी कोरबाएं बहुत नजर आ रही है, बड़े बड़े पुराने मंत्री कोई नजर नहीं आ रहे हैं, कैसे आप नैया पार करेंगे लोकसभा कोरबा का? अब मैं कह दूं, आप लोग तो हैं मेरे नैया पार करा। आप नहीं बोलेंगे तो भी जाएंगे हम लोग। ऐसा है, सबको अभी एक तो शादी का बड़ा बड़ा सीजन चल रहा है, कुछ लोग शादियों में जा रहे हैं, कुछ लोग अपने व्यक्तिगत कार्यों से जा रहे हैं, मगर यहाँ के जितने साथी हैं सब एक साथ हैं, कोई उसमें टूट नहीं हुई है। उन साथियों के बीच बराबर एकता बनी हुई है। ये मैं पिछले हफ्ते से यहाँ रह के देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब जी, आपके सरकार थे पूर्व में, मनमोहन सिंह जी के सरकार से, शायद उसमें आप मंत्री तो रहे हैं, शायद करके ईडी की जो गठन हुई थी, शायद आपके सरकार में ही गठन हुआ था ईडी का। क्या ऐसा नहीं लगता है कि आपके सरकार कोई गलत डिसीजन लेता है, सरकार में रहते समय उसको लाकर लागू कर देता है और कांग्रेस की गले की फांस बन जाता है? जैसे ईवीएम है, वो ईवीएम को भी आप लोग लाए थे और आज वो आपके लिए गले का फांस बन गया। देखिए, ईवीएम की बात कर रहे हैं आप, तो ईवीएम ने जो जिस ढंग से लाया गया था उसमें 100% ईमानदारी हमारी शामिल थी। हमने उसमें बेईमानी की न तो गणना की थी, न उसने सोचा था कि इस तरह से बेईमानी करके उसको गलत अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया जा सकता था। ईडी में भी जो प्रावधान था उसको इस सरकार ने बदल करके इस कदर जटिल बना दिया है कि उसमें अच्छे से अच्छे, गरीब से गरीब और जो ईमानदार लोग हैं उनको भी शामिल कर लिया गया। उनको बाहर निकलने का अवसर नहीं है, उन्हें कोर्ट में जाने का अवसर नहीं है। ये इस सरकार के द्वारा, मोदी जी की सरकार के द्वारा की गई है, जो बाद में गलत हो गया। महोदय जी, भू स्थापितों की समस्या को लेकर सांसद गंभीर नहीं है, 5 साल हो गया, कोई समस्या का समाधान ही नहीं। सर, यहाँ की भू स्थापित की समस्या सालों साल की समस्या है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जब से यहाँ से खदान शुरू हुआ है तब से भू स्थापित की समस्या है। आप मिलते रहते हैं, हम लोग जाते रहते हैं, हम लोग लिखते रहते हैं। तो कभी कभी ACCL वाले, कभी कभी कोल इंडिया वाले इस कदर नियम बनाते रहते हैं कि वो समस्या का समस्या ही बना हुआ है और उसका हल जल्दी नहीं निकल पाएगा। मैं यहाँ कहने के लिए तैयार हूँ, उसमें कोई बड़ी बात होनी चाहिए जो आप लोगों के सुझाव से हो। कभी तो आता है कि भू स्थापितों को नौकरी नहीं मिली, कुछ लोगों को दी जाती है दबाव में, उसको बात कहते हैं कि ठीक है, जिनको नहीं मिली उनको काम दिया जाए। कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता। ये सिर्फ कोरबा की समस्या नहीं है, आपके आजू बाजू में जो लिंको है, आपके आजू बाजू में जो मड़वा है, आपके यहाँ जो और खदानें खुल रही हैं, ये भू स्थापितों की संख्या सभी पूरे प्रदेश में है। मैं समझता हूँ देश में है, जिस पर लगातार आपको हमको बैठ के निर्णय लेना चाहिए। चार पारा कुहड़िया से सालों से बैठे हैं विस्थापित धरने पर। आप विधानसभा में, हालांकि क्वेश्चन मुझे बाहर करना था तो कुछ देर में जुड़ गया उससे, तो आप विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, आप विधानसभा में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आखिर वो बेचारे को क्या करती है जो बैठे हुए धरने में, उसको एक बार प्रशासन बात करने भी ठीक से नहीं आ रही है, उनकी समस्या सुनने नहीं जा रहा है। आखिर वो कितने दिनों तक बैठे रहेंगे? वो
सालों होने जा रहे हैं उनको बैठे अभी धरने में ITI चौक में, उनकी क्या गलती है? ये हम मानते हैं कि ये सरकार की ही गलती है जो उनकी बातों को नहीं सुन रही है, चाहे हमारी सरकार हो चाहे उनकी सरकार। सर मेरा एक सवाल, ये जो लोकतंत्र बचाओ, ये जो चुनाव है पूरे देश के लिए काफी अहम है, खासकर इंडिया गठबंधन के लिए। कांग्रेस से लगातार लोगों का जाना जारी है। कांग्रेस में जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ, प्रदेश की भी बात कर रही हूँ, करो या मरो की स्थिति है, लेकिन वैसा ऊर्जा वैसी ऊर्जा वैसा उत्साह कहीं नहीं दिखता। देखिए भाजपा के लोग जिस तरह से पूरे प्रदेश में छाए हुए हैं, पूरे देश में छाए हुए प्रचार जैसा चल रहा है, वैसा कांग्रेस का या इंडिया का कहीं ऐसा प्रचार दिख नहीं रहा। देखिए प्रचार प्रसार तो शुरू होता है जिनके पास कुछ पैसे रहते हैं उनके पास। हमारे सब खातों को उन्हें बंद कर दिया है, हमारे पास संसाधन की कमी है, ये तो पूरे जगत को और आप सबको पता है। इसलिए हम उतने और जितने भी कोई देने वाले भी हैं उनको भी ये निर्देश है कि यदि तुमने भाजपा के अलावा किसी अन्य पार्टी को चंदा दिया, चुनावी चंदा दिया, तो ठीक नहीं होगा। तो ये बातें मैं यहाँ कह सकता हूँ, थोड़ी सी आप लोग अपने हैं, इसलिए कि इस कारण से हमारे चुनाव के प्रचार प्रसार में कमी दिख रही है, मगर हमारे साथी अपने स्तर पर बहुत बेहतर तरीके से घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, बिना झंडा के, बिना बिल्ला के, बिना पोस्टर के, बिना पॉम्पलेट के। फिर भी जो भी आएगा समय उस हिसाब से हम लोग प्रचार को शुरू करेंगे। दूसरी बात यह है कि इस बार प्रचार में इस समय में काफ़ी हमको लंबा समय मिल गया है। अक्सर ये होता था कि जैसे मैं अपना उदाहरण दे देता हूँ, पिछले लोकसभा चुनाव में 25 नवंबर को रंग पंचमी थी। रंग पंचमी हुई उस दिन मेरे पत्नी जी को यहाँ का टिकट दिया गया और हमने 29 तारीख को फॉर्म भरा। तो टिकट और फॉर्म भरने में सिर्फ 4 दिन का समय था और फॉर्म भरने के बाद तो शुरू हो जाता है चुनाव की प्रक्रिया। इस बार पता नहीं कितना लंबा समय हम लोगों को मिला है। इतने दिन में संसाधनों की कमी या संसाधनों की आवश्यकता स्पष्ट रूप से बनती है, दिखती है, लगती है। वही बातें अभी आपको दिख रही हैं। हम भी पूरे अपने साथियों के सहयोग से इस चुनाव में लगेंगे और आपको बेहतर यहाँ की परिस्थिति भी दिखेगी, आपको प्रचार प्रचार भी दिखेगा। जैसा आप बता रहे हैं कि भाई खाते आपके जब्त हैं, सब कुछ है, तो एक डरा हुआ नागरिक, डरे हुए लोग, डरे हुए नेता, डरे हुए प्रत्याशी कैसे लोकतंत्र लेके आएंगे? दूसरी चीज, यदि 400 पार का आंकड़ा जो वो बता रहे हैं, यदि उनकी सरकार बनती है तो फिर तो कांग्रेस पूरी तरह खत्म है। 400 पार का नारा जरूर लगा रहे हैं, मगर हमारे बातों को, कांग्रेस की बातों को, इंडिया की बातों को लोग समझेंगे। और आपको भी इन दिनों पता होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनसे 35-36% वोट पर है। बाकी के जो 64-65% वोट हैं वो विरोधी दलों के हैं। हमने विरोधी दलों को एक करने की कोशिश की है और सब लगभग एक होकर के लड़ रहे हैं। हमारे पास 65% वोट हैं, उनके पास 35% वोट हैं। तो अब ये सोच लीजिए कि हम किन आधारों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ जहाँ 65% वोट हैं वहाँ के जीतने के आसार ज़्यादा हैं, जहाँ 35% वोट हैं वहाँ के आधार कम है। लेकिन कागजों पे बस एकता दिखता, धरातल पे नहीं दिखता जी, कागजों पे ही एकता दिखता, धरातल पे नहीं दिखता। दिखेगा, वो भी दिखेगा भैया। अभी तो जगह जगह होली मनाए हैं, गले मिले हैं, टीका लगाए हैं, रंग लगाए हैं। सेंट्रल में भाजपा गवर्नमेंट, स्टेट में भाजपा गवर्नमेंट रही है जी और भाई। उसके सारे अधिकारी उसके बैठाए हुए हैं, तो क्या निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा आपको लगता है? देखिए चुनाव के समय हम लोग पूरा विश्वास करते हैं और ये चुनाव जो निर्वाचन का हमारा निर्वाचन अधिकारी है या निर्वाचन का हमारा केंद्र का संस्था है वो इतना निर्दयी नहीं है कि एक तरफा उनके पक्ष में काम करना शुरू कर दे। सबको पता है कि आज ये है तो कल वो आएंगे, कल वो है तो परसों वो आएंगे। इस बात का डर सबको रहता है, तो मैं नहीं मानता कि एकदम एक पक्षी चुनाव होगा। महोदय जी, एक सवाल ये है कि चुनाव प्रचार आपके करने के लिए लेकर वो जो बीजेपी वाले मतलब मांग कर रहे हैं कि तो रोक लगाया जाए FIR
तो जो मोदी जी के खिलाफ में आपने राजनांदगांव में जो आपने दिया था वीडियो भी जारी आपने किया उसको बाद में बात कर लेंगे। व्यक्तिगत जो सवाल है मैं बाहर उत्तर दे दूंगा। और यहाँ चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित किया हुआ है, कुछ जो हमारे वरिष्ठ जन हैं यहाँ आएंगे और अभी प्रदेश कांग्रेस से सूची जारी हो रही है, उसमें यहाँ हमने विशेष रूप से प्रियंका जी को बुलाया हुआ है कि इस क्षेत्र में प्रियंका जी आए तो बेहतर होगा, क्योंकि राहुल जी कई बार आ चुके हैं, अभी भी गए हैं, तो बड़े रूप में हम प्रियंका जी को, खड़गे जी को चाहते हैं। जी अब इन बातों को यहाँ मैं कहना उत्तर नहीं देना चाहता कि उनके मुहावरे को सब लोग समझ जाए और हमारे छत्तीसगढ़ के मुहावरे को एक आदमी नहीं समझे, ये तो गलत बात है ना। मुहावरा तो मुहावरा है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा को समझो भैया जैसे आपके 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, ये सिर्फ एक मुहावरा है। चलिए उसको बाहर बात करते हैं। बॉन्ड का जो मामला प्रकाश में आया था उसके बाद ये कहा गया जी 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 बताएं। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, जब ये मामला हाईलाइट हुआ था तो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के पास एक अच्छा खासा मुद्दा मिल गया है इसको लेकर के, लेकिन कांग्रेस हो या इंडिया अलायंस हो इसको उस ढंग से नहीं उठा पा रही है जैसे उठाना चाहिए। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक ऐसा मुद्दा है जो फिर कभी नहीं आएगा। ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है जिसे हम लोग बुलाना नहीं, उसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और चूंकि अभी हम लोगों ने निर्धारित किया है कि आज राहुल जी की यात्रा खत्म हो रही है, आज राहुल जी फार्म बनेंगे, अभी पहला दौर है, दूसरे दौर, तीसरे दौर, चौथे दौर में पूरी तरीके से आपको दिखेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए चुनावी चंदा इकट्ठा तो कर लिया, मगर दूसरों को प्रतिबंधित करके वो अपनी ही बात करना चाहते हैं। ये एक तानाशाही का नमूना है। यही एक तानाशाह होना या लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रखना, इस तरह की बातें आप इन बातों से आप स्पष्ट समझ जाएंगे। कोरबा की जनता दुर्ग वाली को मतलब लाना चाहेंगे कि कोरबा सारा गाँव वाली? नहीं आप बिल्कुल ये फैक्ट चीज। अरे भैया भाई के नम जाएंगे कोई बात नहीं, बोल देना भैया एक बात हो गई है, बोल दे। नहीं मैं तो समझता हूँ कि देखिए, मैं 98 में यहाँ आपके बीच आ गया था और 98 से ही मैं यहाँ रहता हूँ और 98 से आज तक चुनाव लड़ा हूँ, हारा भी हूँ 2 बार, 3 बार आपने जिताया भी है। तब से मेरा एक पारिवारिक रिश्ता है। आपने हराया तो भी मैं आपके घर आया, आपने जिताया तो भी मैं आपके साथ रहा। तो मेरा जो पारिवारिक रिश्ता बना हुआ इस कोरबा से, तो मुझे लगता है कि मुझे परिवार का मान के मुझे ज़्यादा प्यार मिलेगा और मेरे प्रति ज़्यादा विश्वास करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और तो सुबह वाली गाड़ी से निकल जाएंगे वो तो जैसा ही है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबको। आपने गर्मी के बावजूद भी पूरा घोषणा पत्र के बारे में, आने वाले चुनाव के बारे में जानकारी ली, हम उसको दी। क्योंकि हमने कहा था गिरिराज जी शुक्ला की पत्नी के संदर्भ में अगर हम लोग 1 मिनट मौन रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों महाराज, आपकी परंपरा है कि नहीं मैं नहीं जानता। 2 मिनट हाँ, 1 मिनट का मौन रख लेते हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि आदरणीय गिरिराज जी की पत्नी का जो निधन हुआ है उस संदर्भ में हम लोग मौन धारण करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके परिवार के इस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर दे, इस कामना के साथ हम कुछ देर के लिए मौन धारण करेंगे।